हेलो फ्रेंड, ये नया टॉपिक है, चैप्टर ही नया है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसमें से आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा में क्या है, परिभाषा पहले हम संज्ञा की देखेंगे। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इसी नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ने तो संज्ञा के बिना तो पहचान ही अधूरी है। आपको अब क्लियर हो गया होगा संज्ञा की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या संज्ञा होती है। यहाँ हम संज्ञा को पढ़ने के लिए जब कई चीज़ें संज्ञा हैं, प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, मतलब कई भाग में ये बटा हुआ, एक ही डायरेक्शन में तो है नहीं, कई डायरेक्शन में है। तो जब कई डायरेक्शन में है तो हम इसको 3 प्रकारों में बांट लिए क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी हो। सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दिए, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन क्या है होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। किसका किसका हो गया, व्यक्ति का हो गया, स्थान का हो गया और वस्तु का हो गया। 3 चीज़ हो गई। जैसे राम व्यक्ति हो गया, स्थान हमारा, और गंगा को भी प्रॉपर नाउन में रखा गया है, स्थान हो गया, पटना स्थान है, तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरी देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा होती है, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। जो संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। यहाँ हम देखेंगे गंगा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है और नदी को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। ये अपना सेट कर लीजिए कि गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा, लड़की जाति और समूह की बात हो रही है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ लिखा भी है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है इसलिए गंगा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ जातिवाचक संज्ञा के हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि हम आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जिनके अंत में तव्य, व, या होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होती है। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े हों वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, भुलावा, पागल खाना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अब यहाँ देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, ममता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति हो गई, तिथि बहुत पूछता है, तिथि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु इसके अपवाद भी हैं। ऐसे कवि तो पुल्लिंग है और कवित्री स्त्री है, तो ये अपवाद है। कपि, रवि पुल्लिंग हैं। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। टोपी किंतु अपवाद भी हैं। जैसे हाथी हो गया, अपवाद तो अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अपवाद से ही पूछ लेते हैं। हाथी, दही, पानी, ये सब क्या है, पानी भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। आई, इया, आवट, आहट या इमा प्रत्यय शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई क्या है, स्त्रीलिंग है। डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। महिमा स्त्रीलिंग प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसा ई में है, बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, भला भली, इन्हीं से जैसे योगी योगिनी, कमल कमलनी, धोबी धोबिन, इस तरह देख ले रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन कम आया हुआ है। अब हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे।
प्रयोग के आधार पर कैसे, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई। राम की पुस्तक, राम की चाकू, पुल्लिंग, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और चाकू पुल्लिंग लिंग है। राम ने रोटी खाई, तो रोटी स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। और राम ने आम खाया, आम पुल्लिंग हो गया, और क्रिया जैसे दूर, अव्यय से भावात्मक संज्ञा दूरी बनाया। निकट से निकटता भाववाचक संज्ञा हो गई। नीचे से निचाई, ये क्वेश्चन आता है, नीचे से निचाई, निचाई क्या है, तो निचाई जैसे भाव ही तो एक निकलना है, निचाई है, भाववाचक संज्ञा है। रुकना, अव्यय से रुकावट, थकान से थकावट। संज्ञा का पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा है, तो राम क्या हो गई, एक सेंटेंस मिला हमको कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम क्या है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। मारा क्योंकि उसने मारा है, क्रिया का कर्ता। रावण क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, ऑब्जेक्ट था ना, कर्म कारक है। और मारा क्या है, क्रिया का कर्म है। वाण, वाण क्या है, संज्ञा है क्योंकि ये वस्तु है। जातिवाचक है, पुल्लिंग है वाण, एक वचन है, एक बार से मारा, वाण एक वचन है। करण कारक है, मारा, क्रिया का साधन। पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणीय स्वरूप बताते हैं। इस तरह हम देख लेंगे। आगे हम जेंडर पढ़ेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप में यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। जैसे हिंदी में 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। हिंदी में लिंग निर्धारण उसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं: रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब रूप के आधार पर हम देखेंगे। रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य शब्द की व्याकरणिक बनावट से है। शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का निर्माण हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे हम कैसे बांटेंगे, पुल्लिंग शब्द, ये सब शब्द पूछता है। पुल्लिंग शब्द क्या क्या है, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, गधा आदि। इस तरह आप शब्द को याद कर लीजिए। शब्द सब कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द है। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है और समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उसी सामग्री या बोध या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। मतलब जैसे मेज है तो वो लकड़ी से बनी हुई है, और जैसे हमारा कोई अंगूठी है वो सोने से बनी हुई है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि क्या हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जिस चीज़ से कोई वस्तु बनी होती है वो जिस चीज़ से बनी होती है वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि समूहवाचक शब्द हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कीजिए, यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्रोध, मिठास, मिठास क्या, ये भी बहुत बार आया है, तो मिठास है भाववाचक संज्ञा। यौवन, कालिमा आदि क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन आया है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्णय जाति निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से
और भाववाचक संज्ञा से कैसे होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पुरुष है जातिवाचक संज्ञा, अब पुरुष से हम पुरुषत्व बना देंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा क्या है नारी, नारी को हम नारीत्व बना देंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो गई, पुरुष से पुरुषत्व हो गया और नारी से नारीत्व हो गया। अब हम नारीत्व के बाद गुरु से गुरुत्व हो गया, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना से अपनत्व हो गया, मम से ममत्व हो गया, निज से निजत्व हो गया। विशेषण, विशेषण है सुंदर, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, भाववाचक संज्ञा सुंदरता। तो हमारे भाव ही तो निकल रहा है कि सुंदरता कैसी है, सुंदर विशेषण है और सुंदरता सौंदर्य ये भाववाचक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वीर से वीरता या वीरत्व, धीर से धीरता या धैर्य, ललित से ललित्व। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे दूर से यहाँ देखेंगे अर्थ के आधार पर कुछ अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी और है नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। इसी तरह जैसे दिया हुआ है कि आपकी महान कृपा होगी, अशुद्ध वाक्य है आपकी, यहाँ हो जाएगी महती कृपा होगी। यहाँ पे जब हम वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध पढ़ेंगे वहाँ पे हमारी इसको पढ़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसलिए यहाँ के साथ साथ हमारा 2 चैप्टर तैयार होता है। वहाँ एक विद्वान लेखिका है अशुद्ध वाक्य है, वह एक विदुषी लेखिका है यह है शुद्ध वाक्य। फिर आगे हम देखेंगे वचन। हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे एक वस्तु या एक पदार्थ, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज, यह सब एक वचन है। और बहुवचन जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि यह बहुवचन है। बहुवचन बनाने के में प्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे ए घोड़ा है तो घोड़े हो गया, लड़का है तो लड़के हो गया, गधा है तो गधे हो गया। ए अकारांत एवं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें हो गया, सड़क का सड़कें हो गया और लेखिका का लेखिकाएं हो गया, बात का बातें, गाय का गाय, माता का माताएं। या शब्द जोड़ने से जैसे जाति का जातियाँ, नदी का नदियाँ, रीति का रीतियाँ, लड़की का लड़कियाँ। इसी तरह कथा का कथाओं, ओ शब्द का हो गया माता का माताओं, साधु का साधुओं और बहन का बहनों। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अशुद्ध है वहाँ अनेकों लोग हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा वहाँ अनेक लोग हैं। दिया है ना, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। एक का बहुवचन अनेक होता है, एक का बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध होता है। आप अनेक लिखो क्योंकि एक का बहुवचन, अनेकों कुछ नहीं होता, अनेकों ये एक का बहुवचन है, इसलिए जब भी आप लिखिए तो अनेक लिखिए। वहाँ अनेक लोग थे, बाग में अनेक वृक्ष थे, ये सही है। आगे हम देखेंगे कारक। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जैसे क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, यानी क्रिया से जो संबंध होता है। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया मारा का कर्ता है। कर्ता कौन हुआ, राम ने मारा है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको मारने का था, रावण को मारने का था। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, तो माध्यम बना वो बाण, अतः बाण क्रिया का साधन होने से कारण है। कारक एवं कारक चिन्ह ये हम देखेंगे, कर्ता ने
कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। करण और अपादान का अंतर। करण और अपादान दोनों कारणों में से का चिन्ह प्रयोग करते हैं, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है और कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करते हैं उसे करण कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, अतः कलम शब्द का प्रयोग करण कारक में हुआ है। करण कारक में हुआ है क्योंकि वो कलम से लिखता है। अपादान में अपाए यानी अलगाव का निहित है, वो लिखता है कलम से, और यहाँ अलग हो रहा है, अलग का भाव है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो अपादान कारण पेड़ में है, पत्ते में नहीं। जो अलग हुआ है उसे अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। अपादान कारक में जहाँ से चीज़ें अलग होती हैं वो अपादान कारक होते हैं। जैसे वह गांव से चला गया, तो यहाँ गांव में अपादान कारक है, ना कि जाने में। जैसे यहाँ पे था ना, पेड़ से पत्ते गिरे, तो अपादान कारक पेड़ है, ना कि पत्ते, क्योंकि अलग कहाँ से हुआ है, पेड़ से अलग हुआ, तो जहाँ से अलग होता है वो अपादान कारक होता है। कारकों की पहचान। कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त हुआ है या वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। कर्म क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्म होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण कर्म था। करण क्रिया का साधन या उपकरण, जो प्रयोग किया जाता है साधन। जैसे बाढ़ से मारा था तो करण हो गया। संप्रदान जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। अपादान जहाँ से अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो कहाँ से हटे, पेड़ से, तो वो अपादान हो गया। संबंध जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है। अधिकरण जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराता है वो अधिकरण होता है। क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का। संबोधन किसी को पुकार कर संबोधित किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एक तरफ अशुद्ध वाक्य है और एक तरफ शुद्ध वाक्य है। जैसे तेरे को कहाँ जाना है, ये अशुद्ध है, तेरे को नहीं, तुझे कहाँ जाना है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है। ऊपर क्या चीज़ होती है, घोड़े पर बैठा है। रोगी से दाल खाई गई। रोगी से दाल नहीं, से यहाँ रोगी के द्वारा दाल खाई गई। मैं कलम के साथ लिखता हूँ। मैं कलम के साथ नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, से लिखता हूँ। मुझे कहाँ गया था, मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई को रोता है, तो मिठाई के लिए रोता है। यह किताब के अंदर बहुत कुछ है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। मैंने आज पटना जाना है। मुझे आज पटना जाना है। तेरे को मेरे से क्या लेना देना, ये गलत है। तेरे को नहीं, तुझे मुझसे क्या लेना देना। उसे कह दो कि भाग जाए। उससे कह दो नहीं, उससे कह दो कि वह भाग जाए। सीता से जाकर कह देना। सीता से जाकर कह देना। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मैं पत्र लिखने को बैठा। मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। इस तरह हमारा संज्ञा समाप्त हो रहा है और आगे आने वाली सीरीज़ में सर्वनाम हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।